बचपन ही से ही जो था मुझे एरोनॉटिकल का ज़्यादा शौक था। अनफॉर्चुनेटली नस के लिए क्वालिफाई कर तो नहीं पाए थे, तो सोचा कि अगर एरोनॉटिकल नहीं तो मैकेनिकल से। घर में गाड़ी ख़राब हो गई तो सही कर लेना। सही नहीं होती। मुझे अपना सीन याद है कि जो हमारा राम था, सीन शुरू हो गया, राम भाई साहब कपड़े बदल रहे। मैं कहा राम क्या कर रहे हो, बाकी उसका नाम हुज़ैफा है। मैंने कहा राम भाग के जाओ ऊपर, ज़रा सी गलती जीपीए गलती। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू, पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड और हम उनसे उनकी डिग्री के बारे में, उनकी फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट मिल सके। आज की हमारी एपिसोड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़ैन फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। अली इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस पॉडकास्ट में हम अली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ओवरऑल एज अ फील्ड, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़, इसका स्कोप और इसके साथ साथ रिसेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आया है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। और मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी फाइनल ईयर एनईडी में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ क्यों करें? मैकेनिकल का मेरा चूज़ करने का रीज़न ये था कि बचपन ही से ही जो था मुझे एरोनॉटिकल का ज़्यादा शौक था। अब मेरे घर के अंदर भी एस्ट्रोनॉमी की किताबें पढ़ी रहती थी, और वो था कि भाई एस्ट्रोनॉट बनना है, एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते तो एरोनॉटिकल में घुस जाएंगे, एरोस्पेस में घुस जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो फीसिबल फील्ड लगी वो एरोनॉटिकल लगी थी। अब बचपन से भी बड़े हुए, कॉलेज की साइड आए, नस का टेस्ट दिया था मैंने। अब नस के टेस्ट के बाद अनफॉर्चुनेटली नस के लिए क्वालिफाई कर तो नहीं पाए थे, तो सोचा कि अगर एरोनॉटिकल नहीं तो मैकेनिकल से। बाद में ही कर लेंगे कि मैकेनिकल से बाद में जाके मास्टर्स के अंदर फिर हम एरोनॉटिकल कर लेंगे। तो अल्टीमेटली फिर एनईडी की तैयारी वगैरह की थी, एंड देन फिर यहाँ मैकेनिकल चूज कर ली। सही। और एनईडी की तैयारी, एनईडी में मैकेनिकल कहीं सोच के आया था, मैकेनिकल ही मिली जी। सही है। तो एनईडी का यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं टेस्ट से रिलेटेड ना, थोड़ा अपनी जर्नी आपने कहाँ से प्रिपरेशन करी और इसका मेरिट तब क्या था ये मैकेनिकल का? अच्छा, उस वक्त ये था कि हमारा कोविड का तो बैच था हमारा। सही, तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो हुए नहीं थे, और सेकंड ईयर में हमारे 3 पेपर हुए थे, 3 जो कंपल्सरी पेपर्स थे वो हुए नहीं हमारे। सही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमने दिया था। अब ये था कि हमारा आखिरी पेपर 30 जुलाई को खत्म हुआ था, और हमारे पास तकरीबन आगे कुछ हफ्तों का वक्त था या 1 महीने का वक्त था। तो उस वक्त मैंने तैयारी की थी कि कोचिंग सेंटर तो मैंने पकड़े हुए थे, मगर जो सेल्फ स्टडी से होता है ना उसको कुछ बीट नहीं कर सकता। सही है। अब उस वक्त ये था कि मैंने उस वक्त थोड़ा सीरीज वगैरह का भी शौक ज़्यादा चढ़ा हुआ था, और साथ में ये भी था कि पढ़ाई भी करनी है। तो मैंने कहा कि दोनों को क्यों नहीं मिला देते। सही है। तो उस वक्त मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था, तो एक टेक्निक मेरे दिमाग में आई थी जो मैंने देखी थी कि पोमोडोरो टेक्निक होती है। आई गेस जापानीज टेक्निक थी। उसमें ये होता है कि आप जितना अरसा पढ़ेंगे उससे आधे टाइम पे एक ब्रेक निकालना है। तो मैंने अपने पूरे दिन का जो पढ़ाई का जो अरसा था वो मैंने तकरीबन 6-7 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो मतलब 1 घंटे की पढ़ाई और आधे घंटे का ब्रेक, उसमें एक एपिसोड हो जाता था। सही है। तो ये एक मोटिवेशन आती थी, जैसे एपिसोड में क्लिफ हैंगर आ गया। अब आपको पता है 1 घंटा पढ़ाई भी आपको करनी है, तो आप पढ़ाई को शौक से करते थे कि भाई टाइम निकालो फौरन, अच्छा पढ़ो, एंड देन अगले एपिसोड की तरफ आओ। सही है। अब ये तो होता था साथ में, और एक चीज मैं और करता था कि फोन आपको लॉक करके रखना पड़ता था, क्योंकि पता है डिस्ट्रैक्शन का एक खन्नास आपके दिमाग में होता है कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो फोन को बिल्कुल एक ऐप आता था ज़ेन मोड के नाम से, फोन आप लॉक करके रख दें, मजाल है कि उस अरसे से अगर फोन पहले खुल जाए। सही है। तो डिस्ट्रैक्शन भी आपकी साइड में हो गई, पढ़ाई भी आपकी साथ में हो गई। तो एक ये पूरा मैंने अरसे चलाया था एनईडी के टेस्ट की पहली डेट तक। सही है। और ये पूरा करते करते अल्हम्दुलिल्लाह फिर एनईडी के टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ गए थे मेरे। सही। और मेरिट क्या बनता है यूजुअली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है उसका? अच्छा, जो मेरे टाइम पे था, आई गेस मैकेनिकल की सीट जो थी मेरिट नंबर 1300 तक चली थी, और मेरा मैकेनिकल में अपने टाइम पे 3rd एडमिशन था। सही। तो फिर मेरिट ओ लेवल की इक्विवेलेंसी भी अच्छी आ गई थी, एनईडी के टेस्ट का भी तो कुल मिला के अच्छा आ गया। उस वक्त रेशियो भी आई गेस 70% मैट्रिक का था आपका, और 30% आपका उस वक्त टेस्ट, सॉरी ऑपोजिट कह रहा हूँ, 70% टेस्ट का आपका रेशियो चला था और 30% आपका मैट्रिक का आया था। ये उस रेशियो के हिसाब से मैंने तो आई गेस सबका ही उस वक्त डिसेंट एवरेज आई थी उस हिसाब से। और फिर अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्योंकि एनईडी का एक काइंड ऑफ फेमस डिपार्टमेंट है,
और आपका एडमिशन हुआ तो एनईडी के स्टार्टिंग के डेज कैसे थे? लाइक कोविड के बाद आप गए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो पेपर हुए नहीं, सेकंड ईयर में 3 पेपर हुए, तो एक एकेडमिक जो था ना वो थोड़ा एक पॉज पे लगा हुआ था, प्रॉपर आप रेगुलर जा नहीं रहे थे। फिर एनईडी में जब आप स्टार्टिंग में गए ओरिएंटेशन या फिर फर्स्ट शुरुआत के दिन कैसे थे एनईडी? अच्छा, शुरुआत के दिन में ऐसे थे, मेरा एक ऑलरेडी दोस्त था एक एनिमे क्लब की वजह से उससे मेरी बातचीत थी, तो वो उस वक्त सेकंड ईयर में था। अब मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि मैकेनिकल का माहौल कैसा है, माहौल इन द सेंस कि मतलब मेरे सेम मेंटालिटी वाले लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब भाई साहब ने मुझे सबसे पहला मैसेज ये किया, देख लो एम फॉर मैकेनिकल, एम फॉर मैला। अब मैं डर गया। अब मैं ओ लेवल वाला बच्चा जिसने इंटर में 2 साल निकाले, क्योंकि ए लेवल मैंने किया नहीं था, पापा ने कहा था कि भाई अगर एनईडी जाना है तो तुम्हें इंटर ही करना पड़ेगा। अब ए लेवल मेरा हुआ नहीं था, तो फिर मेरे दिमाग में चले कि भाई 2 साल मैंने ये बर्दाश्त किया कि 4 साल और बर्दाश्त करूंगा। सही है। तो फिर अल्लाह करके फिर दोस्ती वगैरह मेरी हुई थी, और जो फर्स्ट डे था हमारा, मेरा एक दोस्त बन गया था, वो अगेन एनिमे की बुनियाद पे बन गया। तो हमने फिर कैंपस हमने साथ ही घूमा था पूरे टाइम, एंड देन फिर ये था कि हल्की हल्की दोस्तियां बढ़ती गई। और वो जो दोस्त है जिसने मुझे ग्रुप में डाला था, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट मेरी दोस्तियां बढ़ गई थी। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से थे, कुछ सिविल डिपार्टमेंट से थे, कुछ इलेक्ट्रिकल से थे, और आई गेस कुछ CIC और BCIT से थे। तो एक सर्कल हमारा बन गया। तो फर्स्ट ईयर में जो मेरा मेन गो टू ग्रुप था वो इन सबके साथ ही मिलके होता था, तो एक भाईचारा हमारा बन गया था वहाँ पे। सही है। और मैकेनिकल में हमने ये भी सुना है ज्यादातर यूजुअली फुल बॉयज टाइप सीन होता है ना, तो उसमें कोई रैगिंग वगैरह तो नहीं? मैकेनिकल और रैगिंग ना हो ये कहीं हो नहीं सकता। तो मैकेनिकल के अंदर मतलब कि ये होता है कि बड़े बड़े लड़के जो होते हैं ना, अपना पूरा जो सीनियर्स वगैरह होते हैं वो अपने ग्रुप में निकल जाते हैं। छोटे बच्चे जिनको लग रहा है कि थोड़े फ्रेश ही आए हैं, मतलब शक्ल से फ्रेश ही लग रहे हैं, मतलब उनकी शक्ल पे इनोसेंस होती है। जो मैकेनिकल आपको मार मार के 4 साल में सीधा करती है ना, उनकी शक्ल पे वो नहीं होता, मासूम एकदम। अब वो उनके पीछे जाते हैं, घेरा बनाते हैं और बोलते हैं ये करो वो करो। अगर वो मैकेनिकल आपके सीनियर जो है दोस्ताना है, तो कहते हैं कि भाई चाय पिला दो, खाना खिला दो, योगा। सही है। मगर आप वो दूसरे वालों के हाथ लग गए, आपको नचवा के छोड़ेंगे। सही है। तो आपको तो नहीं नचवाया था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया था ऐसे कामों से। बट ये होता है कि मैकेनिकल में फिर आपका सीनियर से अच्छी बन जाती है। वो नहीं है कि आपका क्या कहते हैं कि बिल्कुल हार्श होगा या कुछ ऐसा होगा, भाईचारा यहाँ पे है। और सेकंड ये कि मैकेनिकल बॉन्डिंग आपकी हो जाती है अच्छी वाली। और जो आप रेशियो के कह रहे थे ना, जब हम लोग आए थे तो टेक्निकली हमारा आखिरी बैच है जिसमें एक सेक्शन में लड़कियां थी, क्योंकि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे, और सिविल भी आप मिला दें तीसरा, कि जहाँ पे रेशियो लड़कियों का एज कम्पेरेटिवली कम होता है। बट मैकेनिकल अभी वो आखिरी डिपार्टमेंट रह गया जहाँ पे रेशियो अभी भी टू एन एक्सटेंट बहुत कम है। जब हम आए थे तो हमारे टाइम में तकरीबन पूरे 4 बैचेस को मिला के, सही है, 4 बैचेस का मिला के कोई 2.5% रेशियो था लड़कियों का। मतलब अगर 1000 लड़के हैं, 1000 लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में, तो उनमें 25 लड़कियां थी। सही है। और ये पूरा अब तकरीबन ये है कि हर साल तकरीबन 10 लड़कियों से रेशियो बढ़ता जा रहा है। सही। सो अभी समवट अराउंड 40% 40 to 50 लड़के, तो मतलब 4 से 5% पे रेशियो आ चुका है आपका। सही है। उसके अलावा मुझे ये बनना है कि आपने एक तो आपने सोचा हुआ था कि यार मुझे एरोनॉटिकल नहीं मिली तो मैं मैकेनिकल की तरफ चला जाऊंगा। लेट्स सपोज किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़नी है और वो लेकिन कंफ्यूज्ड है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम सुना हुआ है लेकिन पता नहीं कि इस डिग्री में क्या पढ़ेंगे, तो आप बताएं कि अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ डिग्री परस्यू करता है तो उसमें वो एक्चुअली में पढ़ेगा क्या? अच्छा, अब मैकेनिकल आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे तो इतने कोर कोर्सेज नहीं आते। कोर आपके शुरू होते हैं सेकंड ईयर के एंड से, जो आपके थर्ड ईयर तक पूरा चलेगा। अब सही फर्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा देंगे, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑल्दो आपका मैकेनिकल का कोर नहीं है, बट अगेन आपको एक एक करके हल्की चीजें पढ़ाएंगे एंड ग्रेजुअली आपको पढ़ाएंगे। असल जो चीजें शुरू होती है वो होती हैं सेकंड सेमेस्टर से। आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स। अब इंजीनियरिंग का मेन मकसद क्या है कि जब आप फील्ड में लगेंगे कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव चीज निकालनी है और इकोनॉमिकली फीजेबल हो बेसिकली, और मतलब चलने वाली चीज हो। सही है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स है, आपका थर्मो का बेसिकली काम है, आपको साइकिल्स पढ़ाते हैं कि आपका एनर्जी का काम कैसे होगा। थर्मो में आप शुरू करेंगे तो आपको ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ये सब आपको पढ़ाएंगे। और जब आप डिजाइन साइड में जाएंगे तो आपको जैसे लेट्स से इंजन पे काम करना है आपको, आप इंजन पे काम करके आपको उसको और इफेक्टिव बनाना है और एफिशिएंट बनाना है, तो आप इन सिस्टम्स को कंसिडर करेंगे और फिर निकालेंगे कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा कि एनर्जीज में सेविंग भी हो जाए और पैसा भी बचे। स्टैटिक्स में आपका क्या काम है? स्टैटिक्स बेसिकली आपको स्ट्रक्चर का काम है। लेट्स से कि आपको बहुत बेसिक है कि आपको स्ट्रेसेस वगैरह निकालना है, ऊपर बीम लगी हुई है या दीवार पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, लेट्स से कि कैंटिलीवर बीम है, इस पे कितना स्ट्रेस आ रहा है माइक के ऊपर, ये आप स्टैटिक्स से निकालते हैं। अभी आपके बिल्कुल कोर कोर्सेज हो गए, आप आएंगे सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आपके फिर कोर्सेज डायनामिक्स पे आ जाता है,
जो कि स्टैटिक्स की एक्सटेंशन है। स्टैटिक्स आपका एक नॉन मूविंग बॉडीज पे, डायनेमिक्स मूविंग बॉडीज पे आ जाता है। थर्मो की एक्सटेंशन आपके इंटरनल कंबशन इंजन आती है। अब जो कहते हैं कि मैकेनिकल वाले मैकेनिक्स होते हैं, वो टू एन एक्सटेंट इस वाली फील्ड में वो प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि आईसी का बेसिकली काम है इंजन का सारा काम। सही है। घर में गाड़ी खराब हो गई तो सही कर लेना। सही नहीं होती। सही नहीं होती, देख के बता देना मसला क्या है, बस सही नहीं होती। ये सारा काम होता है। सही है। अब आईसी का काम हमारे ऊपर हो गया जो इंटरनल कंबशन इंजन है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, पावर प्लांट का काम आता है। अब लेट्स से कि बॉयलर्स वगैरह का काम हो गया, पावर प्लांट में आपको ये सब कंट्रोल करना पड़ता है। हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर्स, फीड वाटर सिस्टम्स, ये आपको पावर प्लांट में सारा सिखा देते हैं। आपकी थ्योरी भी होती है और आपका न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है। सही है। और फिर आगे जाके स्ट्रेस, जो मैंने स्टैटिक्स से कहा था, इसकी एक्सटेंशन में आपके पास सॉलिड मैकेनिक्स 1 और 2 आते हैं, जो आपको लेजिट जान से मार देते हैं वाले कोर्स। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। ये कोर्सेज ऐसे होते हैं, मतलब बंदा अपना सर दीवार में भी मार दे वो भी कम लगता है। तो इन कोर्सेज को निकालने की क्या ट्रिक होती है? बिल्कुल एक जुगाड़ क्या होता है? जुगाड़ आपका ये होगा कि आपके जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, हाँ, उससे टिके रहे, बिकॉज पेपर पैटर्न हमारे तकरीबन उसी हिसाब से बन के आता है। मगर हल्का सी भी कहीं इन्होंने आगे पीछे कर दिया किसी सवाल के अंदर, आप एग्जाम रूम में सब दीवार पे सर मार रहे होंगे। क्योंकि कोर्सेज मुश्किल है, बट अगर आप सही से पढ़ के जाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप निकाल देते टू एक्सटेंट। क्योंकि इसका जो कंटेंट है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बट एक एनईडी वाले भी एक होता है ना, तड़का लग के आता है सवाल के अंदर, वो आपको समझने के लिए क्लास में बैठना पड़ेगा। अगर अटेंडेंस लो है आपकी तो आप डूब जाएंगे। सही है। और आपने जैसे बताया कि जो स्टार्ट के बेसिक के जो 2 कोर्स आपने बताया, उसी के एक्सटेंडेड वर्जन आपको अगले ईयर्स में पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा अगर स्पेशलाइजेशन होती है बहुत सारी डिग्री में, क्या फाइनल ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इसमें आपके थर्ड ईयर में चूज करनी है या फाइनल ईयर में, और कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है? अच्छा, स्पेशलाइजेशन इस सेंस में हमारे पास है कि अल्टीमेटली हमारे पास 2 टाइप की, मैं अगर बहुत जेनेरिक करके करूँ तो 2 टाइप के होते हैं। या तो आप बिल्कुल ऑन फील्ड जॉब पे जाएंगे कि आपको प्लांट में काम करना है और आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पास आ रहा है। सेकेंडली आपके पास है ऑफिस जॉब है, सिमुलेशंस का आपने कर दिया, एनालिसिस का कर दिया, ये सब आ रहता है। अब स्पेशलाइजेशन हमारे पास होती है फाइनल ईयर के अंदर। सही, थर्ड ईयर के एंड तक आपको बिल्कुल कोर कोर्सेज पढ़ाते रहेंगे। सही है। एक और कोर्स मेरे दिमाग से निकल गया, फ्लूइड मैकेनिक्स का होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली आपके पास होता है कि सारा फ्लूइड का फ्लो, लिक्विड्स एंड गैसेस, उनकी कैसे बिहेव करते हैं। कंप्रेसिबल फ्लो है तो कैसे बिहेव करेगा, इनकम्प्रेसिबल है तो कैसे बिहेव करेगा। अभी हमारे उसका कोर्स ही अभी भी चल रहा है CFPS के नाम से। तो उसके अंदर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो पे देख रहे हैं कि सोनिक वेलोसिटी पे, साउंड की वेलोसिटी या उससे कम ज़्यादा करके लिक्विड कैसे बिहेव करेगा, फ्लूइड कैसे बिहेव करेगा। अब उसके भी अलग आपकी फिर सब ब्रांचेस निकल आती हैं, वो भी अलग अलग होता है। अब इसमें आपको जैसे सिमुलेशन की साइड आ रहा है, तो सिमुलेशन में आपके पास होता है CFD होता है बेसिकली, वो भी आपका फिर बाद में जॉब पे जाके काम आता है, उसके अलग सॉफ्टवेयर हैं। सही है। अब स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो अभी हमारे फाइनल ईयर के अंदर जो 2 कोर्सेज ऑफर होते हैं, पिछले सेमेस्टर हमारे पास ऑफर होते हैं AI एंड IoT, जिस पे थोड़ी बात अभी डिस्कस करूंगा, और सेकंड हमारे पास है क्लीन एनर्जी सिस्टम्स, जो आपका ग्रीन टेक्नोलॉजीज की साइड पे आ जाता है। सही है। और अभी फाइनल सेमेस्टर जो हमारा 8वां सेमेस्टर है, 8वें सेमेस्टर में हमारे पास 2 कोर्सेज ऑफर हुए, मैकेट्रॉनिक्स जो AI एंड IoT की एक्सटेंशन हो गई। सही है। और प्लांट मेंटेनेंस जो कि आपका एक अलग से ही हो गया, बट आपको ऑन द जॉब जो आपका ऑन हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको वहाँ के फिर आपको बता देते हैं कि प्लांट में आपको क्या क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे। सही है। मतलब अगर हम पूरी ओवरऑल डिग्री की भी बात करें ना, तो जब आप स्टार्ट से पढ़ो उसमें आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक चीज का एक्सटेंडेड वर्जन है, जैसे AI का एक्सटेंडेड वर्जन मेटाट्रॉनिक्स आ गया, उसके बाद दूसरी चीज का एक्सटेंडेड वर्जन। अगर आपकी बेसिक स्टोरी बहुत क्लियर है तो आपको डिग्री निकालना एज कम्पेयर टू आसान होगा, अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है। ऐसा ही है। और अगर हम बात करें कि यार मार्केट में इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड है या नहीं है, क्या चल रहा है उसके बारे में? अच्छा, ये है कि इंजीनियरिंग आप पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से देखें तो डिमांड सेट मार्केट बहुत सैचुरेटेड है। मतलब आप बना तो अच्छे खासे रहे इंजीनियर एक एनुअल बेसिस के ऊपर, मगर वही है, रोना यही चल रहा है आपके पास कि या तो जॉब नहीं है, अगर जॉब मिल रही तो बहुत कम सैलरी है, 20,000 रुपये जो आपका एक मजदूर कमा रहा होता है, वही एक बराबर लेवल पे चल रहा है। तो जितना मैंने पर्सनली देखा है, बंदे को अपनी खुद के ऊपर काम करना पड़ता है और आपको खुद से स्पेशलाइज करना पड़ेगा। सही है। खुद से स्पेशलाइज इन द सेंस कि लेट्स से कि आपको डिग्री के अंदर आपको कोर्सेज पढ़ा दिए, अब आप खुद से आगे जाके रिसर्च करेंगे कि मुझे करना क्या है। सही। अब लेट्स से कि आपको सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ा दिया एनईडी के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सॉलिड वर्क्स पढ़ा, हमने एनसिस पे काम किया, हमने मैटलैब पे काम किया, मेरिटैब पे काम किया, टैबली पे काम किया।
अब इस सब पे जैसे बट जो आपके मेन कोर्स है मैकेनिकल के, वो एनसिस हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, मैटलैब हो गया, ऑटोकैड हो गया। अब इन सब पे आपको खुद आगे जाके काम करना पड़ेगा, बिकॉज जो कोर्सेज ऑफर होंगे उनमें आपको एसेंस देंगे कि होता क्या है। आपको शुरू के 5, 8, 10% पे एक हाथ चलवा देंगे कि ऐसे होता है, बट समझना आपका काम है। अब जो ऑफ डेज आते हैं और सेमेस्टर ब्रेक्स आते हैं, इनमें आपको खुद बैठ के सीखना पड़ेगा कि मैं चलाऊंगा कैसे इनको, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आऊँगा तो इनको कैसे ऑपरेट करना है, ताकि जब मैं ऑफिस में ऑफिशियली बैठूंगा ग्रेजुएट होने के बाद, तो मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, वैसे वैसे काम करना है, ताकि जब आपकी एक वर्ड बन जाएगी ऑफिस के अंदर, तभी आप हाथों हाथ पर आपको होता है कि जॉब मिल जाती है इसके अंदर। सही, मतलब आपको जितने भी कोर्सेज पढ़ाते हैं उनमें जो आपको यूजुअली सॉफ्टवेयर चलाना सिखाते हैं, अगर आप उसको अपने तौर से ज़्यादा उसमें थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज ले लेते हैं, सही, अपने सेल्फ स्टडी करके, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट जो सैचुरेटेड है उसमें आपको एक एडिशनल स्किल मिल जाएगी और आप स्टैंड आउट कर सकते हैं इस मार्केट में। सही, और हम एक परसेप्शन ये भी है कि ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट सोचते हैं कि यार इस फील्ड का इंटरनेशनली क्या स्कोप है, या ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बाहर कहाँ जा सकता हूँ, तो उसके बारे में। अच्छा, अब बाहर जाने का स्कोप ये है कि यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज हैं यूके के अलावा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों को होता है कि भाई यूके जाना है, जर्मनी जाना है। अब यूरोप में तो वहाँ पे यहाँ फंसे हुए हैं, और मसला ये है कि कुछ जो कंट्रीज हमारे पास वो बहुत सैचुरेटेड हो गए पाकिस्तानियों से। सही है, तो आप उन कंट्रीज़ को एक नज़र बना के रखें, वहाँ देखें जहाँ पे या तो पाकिस्तानियों की अमाउंट कम है या जहाँ पे वर्कफोर्स ही कम है। अब लेट्स से हम एक एग्जांपल रखते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या आपकी वहाँ की आबादी कराची से भी कम है, ऑल्दो कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है वो, बट वहाँ पे कुछ ही शहर हैं आपके 5, 6, 7 गिने चुने जहाँ पे आपकी आबादी भरी पड़ी है। अब वहाँ पे ये कि शहरों की एक्सटेंशन हो रही है। अब ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का इलाका, मेलबर्न से बाहर एक काउंटी है मिकेलम के नाम से। मिकेलम के बाद वहाँ पे अच्छी खासी फैक्ट्रीज बन रही हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे लेबर जो आएगी वो तो रातों रात तो उड़ के तो नहीं आएगी, वहाँ के लिए चाहिए बंदे। वो बंदे कहाँ से आएंगे? वो यहीं से आएंगे, पाकिस्तान से, क्योंकि आपको जब स्पेशलाइज करेंगे आप, जब आपको काम आता होगा तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एक्सपर्टीज उनको समझ आ रही है कि आप प्रॉपर लीडरशिप है आपके पास, प्रॉपर वो स्किल सेट है आपके पास, तो अल्टीमेटली फिर वो आपको हायर कर लेंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा है। सही, मतलब ये कि आपके पास अगर आपकी एक्सपर्टीज है उस चीज़ में जो आपने बताया, तो इंटरनेशनली, जैसा आपने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी है कि इंटरनेशनली जो कंट्रीज में एक्सपेंशन हो रही है इस साइड पे, तो इस चीज़ की नीड तो होगी, इससे एक्सपर्टीज और स्किल्स की नीड होगी आगे जाके, तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी इधर अप्लाई कर सकते हैं। जी अच्छा, जैसे आप अभी बता रहे थे अली कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मार्केट थोड़ी बहुत सैचुरेट चल रही है, और हम अभी रिसेंटली देख रहे हैं जब से एआई का बूम आया, टूल्स हैं, चैटजीपीटी आया है, और इसको आप कैसे देखते हैं एज ए स्टूडेंट, एआई के इंटीग्रेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? अच्छा, अब जैसे रिसेंटली हमारे पास एआईस वगैरह आ रहे थे, जैसे मैंने कहा भी था कि 3 महीने एआई चल रहे थे जो मैंने भी यूज़ किए थे, चैटजीपीटी, क्लाउड एआई और कोपायलट, जो अभी 3 मार्केट में मेन आ रहे हैं हमारे पास। अभी जो रिसेंट बूम हमारे पास डीपसीक का आया था, जिसने अमेरिका की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी, $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, उसको मैंने भी रिसेंटली यूज़ भी किया था। तो उसकी अमेलगमेशन का पता नहीं क्या था, बट चैटजीपीटी बेहतर लग रहा था। अभी मैं देखूँ तो नॉर्मल, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ, कोडिंग में तो सबकी मदद कर रहा है। डीबगिंग वाला पार्ट आपको खुद आता है, तो आपका कोड 100% या 95% अच्छा चल जाएगा। सही है, ये है आपका। फिर एनालिसिस वगैरह का काम है, आपको एनालिसिस भी अच्छी करके देखा। मैंने एक बार किसी साइकोलॉजी का थीसिस मैंने एक बार उठाया था, सही है, उसके अंदर आपका क्या कहते हैं, डेटा वगैरह सब कलेक्ट होकर आ गया था उसके अंदर। अब मुझे एनालिसिस करना है कि हाइपोथेसिस जो होता है आपकी साइकोलॉजी की थीसिस में, हाइपोथेसिस भी होता है कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ, वो क्यों रिजेक्ट हुआ, ये क्यों एक्सेप्ट हुआ। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन उसको दी, उसने मुझे एक एक करके सारी चीजें बता दी कि इन वजूहात की बुनियाद पे ये रिजेक्ट हो रहा है। सही है। अब आपका जितना बेहतर एलएलएम मॉडल होगा, जो डीपसीक बेहतर है एज कम्पेयर टू अभी आपका ओपन क्या चैटजीपीटी जो था आपका, सही है, उससे बेहतर आया। अब एक कंपैरिजन मैंने देखी थी रिसेंटली, मेरा एफआईबी में थोड़ा काम फंस गया था, जो एस्पेन का अभी थोड़ा काम कर रहे थे, तो उसमें ये हो रहा था कि उसमें एक एडा फाइल थी जो बेसिकली आपका सिस्टम के कंपोनेंट डिफाइन करता है उसके अंदर। अब मैं फाइल लोड कर रहा हूँ, अब लोड करते वक्त मुझे वो कह रहा है कि आपकी जो 30,100 लाइंस की जो पूरा कोड है, इसमें 4 जगहों पे मसले हैं। सही है। अब मैं कोई इतना कोई ऊपर का मदद होने के मैं 30,000 के अंदर 4 लाइनें सही करूंगा। मैंने पहले चीज और दी चैटजीपीटी को, क्योंकि रिश्ता भरोसे का लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। सही है, मैंने उनको पहले दिया। वो भाई साहब कह रहे हैं कि देखें आपका डेटा है इनक्रिप्टेड। सही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हाथ उठा लेता, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं गया डीपसीक भाई साहब के पास, नए आए मोहल्ले के अंदर अभी।
उनके पास में गया, अब डीपसीक पे मैंने सारा ये फाइल वगैरह अपलोड की थी, लिमिटेशन तो आई बट काम उसने करके दिया। अब ये था कि उसने 7% कहा था कि मैं इतना एक्सेस नहीं कर सकता, बट इसमें 7% करके आपको दे सकता हूँ। अब 30,000 है, 30,000 के 7% मतलब कि एक टाइम पे वो 21-21 आपको लाइनें करके दे रहा था। मतलब कि एक लिमिटेशन आ रही है, बट एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी जो कि टोपी करके आपको हटा रहा है कि मैं नहीं कर सकता, कम से कम काम इधर चल रहा था। तो जितना मैंने चलाया था, मतलब आपको 15 बार उसको घुमाना पड़ता था कि 15 बारियों के बाद आपका 100% कोड पूरा होगा। उसने मतलब तीसरी चौथी बारी पे मुझे टोपी उसने भी करवा दी कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि सर्वर बिजी आ रहे हैं, बट तब तक उसने मुझे काम निपटा के ये कर दिया था। तो मतलब एज कम्पेयर टू जीपीटी मैकेनिकल के भी एस्पेक्ट से भी और ओवरऑल एस्पेक्ट से भी डीपसीक अभी मुझे बेहतर लगा। एक चीज़ और इसके लिए डीपसीक में भी कि जीपीटी में अगर आप देखेंगे आपको 3 बार आप मीडिया अपलोड कर सकते हो, उसके बाद आगे आपको कहते हैं कि भाई आपकी लिमिट एक्सपायर हो गई, फिर आपको पूरा दिन वेट करना पड़ता है। डीपसीक में मैंने बार किया, कोई भी लिमिटेशन नहीं आई, एंड बेस्ट पार्ट ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपनवेयर आपके पास। सही है, मतलब चैट जीपीटी को अपना करियर बचाना तो डीपसीक से सीखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा। सही। उसके अलावा मुझे बताएं कि जब आप एडमिशन लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो आपको फील्ड से रिलेटेड भी और उस यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में फिट होने कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होंगे या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो व्हाट आर सम ऑफ दी चैलेंजेस जो आपने फेस किए तो उस वक्त यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई? अच्छा, एक तो ये होता है कि एक बंदे का अपना माइंडसेट लेकर आता है बंदा, कोई भी बंदा होगा एक माइंडसेट होगा, एक हर बंदे का पर्सनल बायस होता है। अब वो बायस की तरफ टिल्ट होता है, अब वो कितना टिल्ट हुआ हुआ या कितना नहीं हुआ हुआ वो उसी बंदे के ऊपर एक वो है, इंडिविजुअलिटी के ऊपर आ जाता है। अब वो वहाँ के एनवायरनमेंट से कितना वो कर रहा है, मॉडर्न कर रहा है, या अभी भी एक अड़ा हुआ है कि मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही रहूंगा, वो बंदे पे खुद पे आता है। बट जब आप यूनिवर्सिटी में घुलते मिलते हैं, मतलब लोगों से जब आप मिलेंगे, आपको पता है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, मेरा माइंडसेट ऐसा है, या तो मैं बदलूंगा या तो वो बदलेंगे, या मैं बिल्कुल अकड़ा रहूंगा वहीं टूट जाऊंगा। ये 3 आपके चॉइसेस होती हैं। तो अल्टीमेटली होता है जब मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था सोसाइटीज में, मैं फिर गया था क्योंकि एक तो था ना कि मैकेनिकल वाला माइंडसेट मेरे शुरू में आधे साल 1 साल टिका रहा था, वो एक अकड़ थी, बट एंड में वो भी मोल्ड होके मैं फिर ढल गया था एनईडी वाले एक फेस के अंदर। सही है। तो सोसाइटीज वगैरह में गया था, दोस्तियां वगैरह हुई, लाइक माइंडेड लोग मिले, एंड देन अल्टीमेटली जो चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, वो एक जो दोस्त बनाने के चैलेंजेस थे वो तो खत्म हो गए थे। अब मेन जो आपका आता है एकेडमिक्स का, कि एकेडमिक्स आपको कैसे मोल्ड करना पड़ता है, बिकॉज एक तो आपका इंटर से आप फ्रेश आए, आपने फर्स्ट ईयर दिया नहीं है, सही है, और अभी आप सेकंड ईयर का वो भी आधा पढ़ के आए हुए और रिड्यूस्ड कोर्स वाले आप, तो एक उसमें भी ढलने में आपको टाइम लगता है। अच्छा, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि हर फील्ड में, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली मैकेनिकल की बात करूं, कि कुछ एडवांसमेंट्स आ रही है ना, और हम कुछ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जोड़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाता है, जैसा आपने बताया कि आपका कोर्स है फाइनल ईयर में जाके, तो इसको आप कैसे देखते हैं अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट होता हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? इसमें आपने क्या क्या फिनोमेना अभी तक एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस किया? अच्छा, अब आयरन मैन मेरे हिसाब से सबने देखी हुई होगी। अब एक आयरन मैन वाले एक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि जब आपको मैकेनिकल का काम आता है, मैकेनिकल की कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आपको बिल्कुल फैब्रिकेशन की तरफ लाते हैं। अब फैब्रिकेशन में जैसे आयरन मैन वाली एक एग्जांपल रखूंगा, आपने सूट बना दिया, अब आप सूट को चलाएंगे कैसे, वो आपका फैक्ट आता है एआई आईओटी से। आईओटी भी साइड करते हैं, एआई से करते हैं, एआई और मैकेट्रॉनिक्स से। अब सही है, अब जो आपका एआई वाला काम आ रहा है उसमें आप मशीन लर्निंग के जरिए आप उसको बिल्कुल लेट्स से प्रोग्रामिंग हमने वैसे सीखी थी एआई से, बिल्कुल इनिशियल जो था हमने पाइथन सीखा था। अब पाइथन में आप बिल्कुल उसको आगे सेट उसका ऐसे करेंगे, सही है। और मैकेट्रॉनिक्स जो अभी हमारा करंट कोर्स चल रहा है वो उस पर आपको आर्डुइनो वगैरह पे काम सिखा रहे हैं। अब आर्डुइनो से आपका क्या होगा कि आप चीज़ों को स्मार्ट कर सकते हैं। आपने सेंसर्स वगैरह कनेक्ट कर दिए, आपने पूरा एक सिस्टम बना दिया। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ मैकेनिकल में हमारा एक एआई का एग्जीबिशन होता है, उस एग्जीबिशन में बेसिकली हमें 3-4 एक थीम्स दी जाती हैं और उस थीम के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। अब एक ग्रीन सिस्टम एनर्जी भी है, पार्किंग सिस्टम भी हो गया कि आपने लेट्स से पूरे पार्किंग सिस्टम, हमने पार्किंग लॉट तैयार किया है, आपने उसमें लगा दी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब चीज़ करीब आएगी वो बता देगा कि यहाँ पे कुछ है, मतलब पार्किंग के हिसाब से तो गाड़ी करीब आगे उसने बता दे कि यहाँ पे कुछ गाड़ी आके पार्क हो गई है, वो आपके सिस्टम में लॉग हो जाएगा। सही है। ग्रीन एनर्जी सिस्टम हमारे पास ये था कि लेट्स से इस कमरे की मिसाल देता हूँ, यहाँ पे CO2 की एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड हिट हो गया, आपने CO2 सेंसर्स कमरे पे लगा के रखे हैं, और वो जब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे आके बताएंगे कि इतना अमाउंट हो गए, तो फिर ऑटोमेटिकली फैन यहाँ पे ओपन कर देंगे कि वो आपका CO2 का लेवल यहाँ पे गिर जाए। तो हम उसी हिसाब से एक स्मार्ट एक्सपीरियंस की तरफ आ रहे हैं। सही। और एज ए स्टूडेंट आप इसको कैसे, मतलब अपने प्रोजेक्ट वगैरह में कैसे इस्तेमाल करते हैं? मतलब
कैसे हेल्प लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, या जैसे आपने कोडिंग की बात कही, चैट जीपीटी वगैरह सॉल्व कर देता है कोड में? अब ये है कि हमारे पास कोडिंग के लिए मैंने जो पर्सनली देखे हैं, हाँ, चैट जीपीटी तो है ही हमारे पास। सही है, एक तो हमारे पास कोपायलट भी है, सही है, और एक तीसरा तो क्लाउड एआई। सही ये 3 एआई हैं आपके पास। अब डिपेंड करता है कि आपकी उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सही है। अब इन तीनों को तो मैंने यूज़ किया, बट एक चीज़ मेन आती है कि आप इसको कितना अच्छा प्रॉम्प्ट क्यों ना दे दें, एंड में गलती करेगा। सही। एआई का हमेशा का मसला ही आता है। तो आपको ये है कि ऑल्दो अगर आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आपकी वो नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, बट अगर आपकी डीबगिंग वाली बेसिक स्ट्रांग है, सही, आप उसको निकाल लेंगे। एट दिन सारी कहानी ये आती है। और चाहे जितना भी क्यों ना हो, आपको जब वो रिजल्ट्स देगा ना, आप उसको अगर लेट्स से एग्जिस्टिंग रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, तो आप खुद से बता सकते हैं कि एरर किस तरफ है, वो खुद से एडिट कर सकते हैं। सही, मतलब ये होता है कि आपका आइडिएशन के लिए और आपका जो अराउंड कोई 60-70% काम हो जाएगा, और जो एंड उसको एडिट करने वाला काम है, फाइनलाइज करने वाला काम है, वो आप खुद कर सकते खुद है। सही। उसके अलावा अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं कि आप इंटर्नशिप्स वगैरह भी आप करते हैं ना थर्ड ईयर में जाके, तो किस किस सेक्टर में हम इंटर्नशिप्स कर सकते हैं? अच्छा, अब इंटर्नशिप का आपके पास ये है कि डिपेंड करता है आप किस साइड पे जा रहे हैं। क्योंकि अब मैकेनिकल वाले का आपके आसपास में चलते हैं कि फैक्ट्री में जाके करनी है, या फैक्ट्री तो आपका एक बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट बना हुआ है। सही है। फैक्ट्री के लिए आप चले गए, जैसे ऑफिस वर्क हो गया, ऑफिस वर्क में आपके सिमुलेशन का काम होता है। सही है। क्योंकि एक इंजीनियरिंग का एक वो भी एस्पेक्ट आता है कि ऑल द प्रोटोटाइपिंग एक लोग करते हैं, बट प्रोटोटाइपिंग आपको एट टाइम महंगी पड़ जाती है। तो आपको सिमुलेशन में घुसना पड़ेगा। सॉलिड वर्क का काम उसमें आते हैं, तो आप वहाँ बैठ के ऑफिस वर्क करते हैं, सिमुलेशन वगैरह चलाते हैं, और फिर आप एक तरीका देते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन एक चीज़ का कैसे होगा। सही है। अब इंटर्नशिप की बात करें तो एनईडी में एक हमारे पास इंस्टीट्यूट है DIL के नाम से, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब वो आपको एक, जब भी हमारा सेमेस्टर ब्रेक या रमजान ब्रेक आता है, उसमें उनकी तरफ से आता है कि यहाँ आपके पास वो अवेलेबल है इंटर्नशिप वगैरह, तो आपको वहाँ के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। सही। और नेटवर्किंग की हम बात करें, जैसे कुछ डिपार्टमेंट सेंट्रिक सोसाइटीज भी होती हैं जो स्पेसिफिकली उसी डोमेन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, और फिर आपकी बॉन्डिंग होती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है? आप लोग नेटवर्किंग कैसे करते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बंदों से? अच्छा, मैकेनिकल में जो हमारे पास 3 सोसाइटीज़ हैं, ASHRAE, IMECI और ASME। मैं खुद ASHRAE का पार्टी, जो ASHRAE NADVT है, बेसिक ASHRAE की बेसिकली फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। अब ASHRAE में ये है आपके पास कि मतलब किसी सोसाइटी का आप रख लें, तो नेटवर्किंग आपकी इन द सेंस ये होती है कि आप पूरी यूनिवर्सिटी में आपके एक तो सर्कल बन ही जाता है, क्योंकि अब ये नहीं कि एक सोसाइटी है तो वहीं के लोग होंगे, आपकी सिविल के भी लोग उठ के आएंगे, फूड से भी आएंगे, इलेक्ट्रिकल से भी आएंगे, तो एक पूरा आपका ग्रुप बन जाता है वहाँ पे। सही है। अब ये है कि जब आप एज ए सोसाइटी काम करते हैं, वो भी आपका डिपार्टमेंटल सोसाइटी में, अब आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं, और इवेंट्स के सेल में जैसे आपको लेट्स से एक इंडस्ट्रियल विजिट करवाना है, आपकी बात होगी इंडस्ट्री में, आप अगर लाइसेंस वाले, उस सोसाइटी के लाइसेंस वाले बंदे हैं, आपकी अल्टीमेटली आपसे सोसाइटी का काम नहीं कर रहे हैं, आपको एक पर्सनल लिंक भी बन रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो ये आपकी बातचीत वहाँ भी बढ़ेगी। तो लेट्स से वो आपको फेवर भी कर सकते हैं बाद में जाके, कि अगर आप जैसे जॉब का कहें तो आपको एक एज मिल जाए बाकी चीज़ों के ऊपर। सही है। तो एक ये वाली बात है। और अभी जैसे मैं ASHRAE का एग्जाम्पल दूंगा, हमारी जो नेटवर्किंग है वो इंटरनेशनल भी हो गई इसी वजह से, क्योंकि अभी हमारे रिसेंटली 2 इवेंट्स हुए थे कुछ महीने पहले ही, ASHRAE CRC और ट्रेंड्स होता है, तो हमारे इवेंट्स होते हैं। इसके अंदर हमारा बेसिकली इंटरनेशनली डेलीगेट्स आए हुए थे अच्छे खासे मुल्कों से, इंडिया से भी थे, अमेरिका से भी थे, UK, नाइजीरिया, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, लंबी लिस्ट थी। तो ये था कि अब सिंस आप वॉलंटियर हैं वहाँ पे, 3-4-5 दिन आपका इवेंट चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों की नज़रों में आएंगे। सही है। अब उनसे बातचीत भी आपकी होगी, सिंस लोकल आप लोग हैं, वो लोग नहीं है, आपको उनको गाइड करना है, आपको उनको एज ए गेस्ट ट्रीट करना है, तो एक बॉन्डिंग अच्छी खासी बन जाती है। एट द एंड क्या होता है कि आपका नेटवर्क जो लोकल बन रहा था वो जो आपका अल्टीमेटली इंटरनेशनल बन जाता है। तो अब आपकी अचानक से बात बाकी मुल्कों में हो गई, अब USA में भी है, UK में भी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आप एक लंबी लिस्ट पे निकल आती हैं यहाँ पे भी नेटवर्किंग के हिसाब से। सही। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये देखी है कि NAD के स्टूडेंट्स में ना, जितने भी मैं मिल चुका हूँ ना, कि एक तो उनकी इंजीनियरिंग पे वो पढ़ रहे होते हैं एकेडमिक के साथ साथ उनकी जो एक आर्टिस्ट वाली साइड होती है ना, ये मैंने इंजीनियर्स में खास देखी है। बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझे एक चीज़ बहुत फैसिनेट करती है कि यार एक बंदा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा है, उसके साथ साथ कोई लिख रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, किसी को किसी और आर्ट फॉर्म करने का शौक है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के साथ साथ उसके अलावा क्या आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें आप क्या करते? अच्छा, मैकेनिक जब मैं उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर आया था, मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक या आइडियलिस्टिक माइंडसेट ये चल रहा था कि भाई 4 साल है, 4 साल में जितनी तफरी करनी उतनी करो, मतलब हर चीज़ जो आप कर सकते हो वो करके दिखाओ।
सही है। अब मैंने किया था तो फर्स्ट ईयर तो मेरा थोड़ा बहुत फीका गया था, थोड़ी साइंस के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा मुझे ढलने में टाइम लग रहा था। मगर सेकंड ईयर से फिर मैंने एलपीएस ज्वाइन की थी। सही। अब एलपीएस के अंदर उस वक्त थिएटर मैंने अच्छे खासे किए थे। उसके अलावा जब मैंने एलपीएस ज्वाइन की थी, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं एक राइटर वाली साइड भी है। एलपीएस ज्वाइन की तो उस वक्त मैंने इंग्लिश लिटरेचर डोमेन में गया था मैं। तो वहाँ पे जब कैप्शन लिखने शुरू किए थे, लोग तारीफें करने लगी, तो मैंने उस पर थोड़ा वो किया था, इंप्रूवमेंट लाया। फिर एक राइटिंग वाली साइड में जाके फिर मैंने पोइट्रीज वगैरह भी शुरू की थी। उसके बाद फिर पोइट्री की वजह से वो हुआ था कि मैंने कहा कि भाई स्टोरीज लिखने पे आता है। सही। स्टोरी लिखते लिखते मेरा ये भी फायदा हो गया कि मैं नॉवल राइटिंग की तरफ आया। एंड मैंने उसके लिए अपने फ्रीलांस एक पहले नॉवल भी लिखा था, जिसपे ऑब्वियसली पैसे भी मिले थे। सही। तो अगर ये है कि आप एलपीएस में आने के बाद आपने एक राइटिंग की स्किल डेवलप करी, देन उस स्किल को आपने मोनेटाइज किया, तो अगर जो स्टूडेंट्स लिखने का शौक रखते हैं या जिनके पास कोई स्किल है, वो अपनी स्किल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं फ्रीलांस? जैसे आपने कैसे क्लाइंट ढूंढा, आपका पहला क्लाइंट कैसे मिला, किस प्लेटफॉर्म से मिला, नेटवर्किंग की वजह से मिला, वो क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं आप? अच्छा, अब क्लाइंट हंटिंग पे ये होता है हमारे पास कि लोगों के दिमाग में वही चल रहा है कि भाई फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, freelancer.com है और पीपल पर आवर, अच्छी खासी वेबसाइट है। मगर ये होता है कि ये जगह इतनी सैचुरेट हो गई हैं कि आप अगर $2 भी काम के लिए देंगे, जो बिल्कुल आपके हिसाब से बहुत लो पेमेंट है, आपके बाद एक और बंदा होगा जो $1 में वही काम सेम करके देगा और बेटर क्वालिटी से। तो इतना मतलब तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि हम वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये है कि जो एक अनटैप ऑफ रिसोर्स है ना, वो डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड के लोगों ने सुना होगा, जो लोगों ने ऐसे सुना होगा कि भाई गेमिंग के लिए है, वो लोग वीसी में बैठ जाते हैं, ये बात करने के रात पूरी निकल जाती है, 2-3 घंटे 4 घंटे, सुबह के 5 बजे वो उठ रहे होते हैं कि भाई वीसी खत्म हुआ, गेम खत्म हुआ, बंद कर दो। मगर डिस्कॉर्ड पे आपके इतने चैनल्स बने हुए हैं फ्रीलांसर्स के लिए खासकर, जहाँ पे आपको क्लाइंट्स वहाँ खासकर मिल जाते हैं। मैंने अच्छी खास अपने क्लाइंट्स वहीं से उठाए हैं। सही है। और फ्रीलांसर के वहाँ पे कुछ 2-3 है स्पेसिफिक सबरेडिट्स, सॉरी चैनल्स, जो आपको रेडिट से मिला के देते हैं। रेडिट आपका दूसरा सोर्स है, क्योंकि रेडिट पे भी आपके सबरेडिट्स इतने बने हुए वहाँ पे कि आप अप्लाई करेंगे और वहाँ पे श्योरिटी ऑल 50-50 होती है, बट वो बंदे के कहने के अंदाज से आपको पता चल जाता है। वो जब आप फील्ड में उतरते हैं, आपको एक वाइब आ जाती है कि बंदा ठीक है नहीं है। ऑल्दो ये हिट एंड मिस वाली कहानी है, बट जब आपको लगता है वहाँ पे बंदा कोई कि आपका परमानेंट क्लाइंट बन सकता है, तो फिर लॉन्ग टर्म कहानी आपको बहुत बेनिफिट करती है। सही, मतलब आइडेंटिफाई कर ले तो उसके लिखने के पैटर्न से भी ये बंदा सही लग रहा है या नहीं। और इसको हम ये कह सकते हैं कंपैरेटिवली और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आपका जो चांसेस ऑफ गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट है वो बढ़ जाएगा। डिस्कॉर्ड हो गया, जैसे आपने बताया, डिस्कॉर्ड में सर्वर्स होते हैं, उसको आप अगर इस्तेमाल करें तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो आप फाइनल ईयर में आ गए, व्हाट इज वन थिंग जो आप देखते हैं कि यार अगर स्टूडेंट लेवल पे आप ये करते हो ना, ये स्किल स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी क्या सीखनी चाहिए जिससे जो उनकी ग्रोथ के चांसेस या जॉब लेने के चांसेस है वो बढ़ जाए? अच्छा, अब ये है कि एक तो आपका ऑलरेडी माइंडसेट बना हुआ है कि भाई आपको सॉफ्टवेयर तो आने चाहिए लाजमी। एक सॉफ्टवेयर जैसे मैंने अभी रिसेंटली बताए थे, एनसिस हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, मैटलैब हो गया, मिनीटैब हो गया और एक्सेल वगैरह, ये तो आपके साइड कर देते हैं इन सबको। अब मेन चीज़ें होती हैं आपकी कि आपको बोलने का अंदाज कैसा है। सही है। अब लेट्स से कि आप एक बिजनेस सेटिंग में बैठे हुए हैं, आप बहुत ही कोई विम्पर करके बोल रहे हैं, बहुत ही आपकी लो आवाज़ है, मतलब आपकी कमांडिंग टोन नहीं है ना, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। एक ये होता है। अब आपको ये है कि लेट्स से यूनिवर्सिटी में आ गए, सही है। अब जो मेरे हिसाब से है, आप अगर डिक्लेमेशन डिबेट में घुसते हैं, उस वाली सर्कल में जाते हैं, जब आप पोडियम पे खड़े होंगे 3-4 मिनट आप बोल के आते हैं, तो आपके अंदर एक कमांडिंग और आती है, क्योंकि आपको पता है कि आप 3-4 मिनट तक एक जगह पे खड़े हुए हैं और उन 3-4 मिनट तक आपको कोई चुप नहीं करवा सकता। आप चाहे जो भी बोल के आए, अनाप शनाप ही ना बोले, ये सब बोल दें, मतलब उस सेंस में मतलब कुछ भी बोल के आ जाएंगे ना, आपको पता है कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपके ना वो एक ऑरा बिल्ड होता है कि हाँ मैं पावर में हूँ, मुझे बोलना आता है, अब बस मुझे इस पर कंट्रोल आना है ढंग से। सही है। अब आप जब बिजनेस सेटिंग में आएंगे, वो लोग ही ऊपर आते हैं जिनके पास पावर होती है बोलने की। अब आपको बोलने का अंदाज है, आपका एक लहजा है, एक तरीका है बोलने का, एक सलीका जो होता है ना बोलने का, अगर आपको वो समझ आ गया, आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये है। सही है। तो आपका डिक्लेमेशन का कुछ बैकग्राउंड है, आपने की, आपको शौक है इस चीज का? जी, अच्छा, डिक्लेमेशन का बैकग्राउंड मेरा थोड़ा इस सेंस में है कि मैं स्कूल से तो करता हुआ था, मगर स्कूल में मेरा इंटर हाउस तक लेवल था। सही है। तो इंटर हाउस लेवल में मतलब कि टॉप 3 तक आ जाते थे, और उस वक्त मैं उर्दू में करता था। फिर कॉलेज लेवल भी गया, कॉलेज लेवल में मैंने कोविड तो आ गया था, बट 2-3 जगह, एक जगह रिसालपुर जाना था, वो कोविड से अफेक्ट हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ की थी, नेवल बेस पे की थी, वहाँ भी उर्दू मज़ाहिया की थी।
फिर जब यूनिवर्सिटी में आए थे मैंने कहा कि रिटायरमेंट ले लेते हैं इन सबसे, अब क्या बच्चों को आने देते हैं। फिर थोड़ा बहुत मौका लगा तो सेकंड ईयर के एंड में, बिल्कुल आगे सेकंड ईयर का एंड था, उसमें फिर उर्दू स्पीकर तो थे, एनडी में उसमें इंग्लिश स्पीकर्स की कमी थी। सही। मैं कहा एक बार फिर से मौका दे देता। तो उस वक्त मैंने कमबैक मार दिया। तो उस वक्त WMO जो वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी 2022 के अंदर, 22 था आई गेस या 23 था, 23 के अंदर था बल्कि, 2023 के अंदर फिर मैंने अपनी पहली डिबेट की थी कोई 2-3 साल के अंदर पहली बार, एंड मैं सेकंड पोजीशन आ गई थी। उसके बाद मैंने कहा कि अब इसको कंटिन्यू रखते हैं। सही जी। और थिएटर वगैरह का जैसा आपने बताया कि जैसे आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं, कोई ऐसा सीन जो आपको याद है, कुछ होता है ना जब आप पूरा मैनेज कर रहे हो ना, ऑफ द स्टेज या बैक ऑफ द स्टेज हो गया, कुछ ऐसा सीन जो आपका स्टोरी याद हो थिएटर से रिलेटेड, जहाँ अभी बैठ के डिस्कस करते हो अपने उसमें? अच्छा, हमारे बहुत से ऐसे थिएटर्स हैं जहाँ पे मतलब एक तो ऑन स्टेज तो कियोस्क चलता ही है आपका, एक आपका था बैक स्टेज कियोस्क। अब जब आप मैनेजमेंट वाली साइड पे हो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि हर चीज बिल्कुल स्मूथली फ्लो करे। अब वो नहीं करेगी आपको, ऑब्वियसली बात है, फिर एक सीन्स के अंदर रुकावट आ जाती है जो कि आपको नहीं चाहिए। अब ये था हमारा लास्ट ईयर जो हमारा LPS का एक सिग्नेचर इवेंट था बातें नौबहार, द लिटरेरी फेस्टिवल। अब उसके अंदर हमारा मेन थिएटर था रामलला के नाम से, जो हमने 1857 की जो वॉर हुई थी उस पर हमने एक लव स्टोरी बिल्कुल कायम की थी कि ब्रिटिश एरा के अंदर एक मुस्लिम हिंदू लव स्टोरी कैसे चल रही है। अब उसमें बैक स्टेज कियोस्क हमारे इतने चल रहे, ऑलरेडी हमारे सीन्स अच्छे खासे थे, और उस वक्त LPS के सारे थिएटर में सबसे बड़ी कास्ट इस थिएटर की थी। सोचे मतलब आपका जो स्टेज है वो 4 सेक्शन में ऑलरेडी टूटा हुआ है, अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। ब्रिटिशर्स का ऑफिस अलग है, हिंदू का घर अलग है, मुसलमान का घर अलग है, चाय वाले का ढाबा अलग है, वो एक ही स्टेज में 4 सब दिखाया हमने। सही है। अब हमने सब दिखाया, उसी हिसाब से कियोस्क बैक से चल रहा है, इसका माइक नहीं लग रहा है, इसका माइक उतारो, उसको लगाओ, चले जा रहे हैं। एंड ये है कि भाई सीन चेंज हो रहा है, मतलब सालों से बदल रहा है कि मतलब दिखाया कि पहले रामलला हैं दोनों 10 साल के, फिर 2 सीन बाद है कि दोनों 20 साल के हो गए, उस हिसाब से गुलिया भी करना है, बाल बनाने, चोटियां है तो बाल खोलने हैं, उसने अगर शॉर्ट पहना है तो शॉर्ट से ट्राउजर पहनाने, शलवार कमीज पहनाना है, मतलब बहुत ज्यादा कियोस्क चल रहा था। और उसके अंदर ये है कि मतलब मुझे अपना सीन याद है कि जो हमारा राम था, सीन शुरू हो गया, राम भाई सब कपड़े बदल रहे, मैं कहा राम क्या कर रहे हो, बाकी उसका नाम हुज़ैफा है, मैंने कहा राम भाग भी ना ऊपर। और ये था कि हमारा बैक स्टेज थोड़ा नीचे, बैक स्टेज आप जाएंगे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, मैं छलांगता हुआ जा रहा हूँ सीढ़ियाँ, और आखिरी सीट पे जब ऊपर चढ़ा मैं स्लाइड मारता हुआ गया, ये लो माइक जैसे मुझे तो बिल्कुल एक अंदाज के अंदर आप लेट्स अंगूठी पकड़ प्रपोजल करते हैं, बिल्कुल घुटने में जाते हैं, मैं उसी अंदाज के अंदर माइक देख के आ रहा हूँ, ये लो पकड़ो। ये मैनेजमेंट वालों का चल रहा होता है जैकब, मैंने देखा ना, एक तो प्ले मैंने देखे और पूरा प्रॉपर लगे हुए होते हैं, लाइक स्टार्ट से पहले भी और जब एक प्ले स्टार्ट हो जाता है और ड्यूरिंग द प्ले, क्योंकि जैसा आपने बोला ना कि वो बिल्कुल मिसहैप नहीं होना चाहिए और कोई भी सीन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस बैठी होती है ना, फिर उनका जो एक देखने का वो है ना एक्सपीरियंस, वो खराब हो सकता है। सही। उसके अलावा अगर मैं अली आपसे पूछूं, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है या फिर आपके पास रिसर्च का भी ऑप्शन होता है? डिपेंड करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी रिसर्च आ जाती है हमारे पास। सही है। ये है। तो फिर इसका क्या हिसाब होता है, आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद सेलेक्ट करना पड़ता है या एक होता है इंडस्ट्री स्पॉन्सर होता है, इसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं? अच्छा, हमारे पास जो मैकेनिकल का जो रुझान है हमारा, वो ये होता है कि आप 5th सेमेस्टर के अंदर 5th सेमेस्टर के अंदर सॉरी 6th सेमेस्टर में आप शुरू करते हैं और वहाँ पर आपकी 5th सेमेस्टर तक की जीपीए काउंट होती है। सही है। अब जो आपकी सीजीपी होगी ना, आपके 4 का ग्रुप बनेगा, अब 4 के ग्रुप की आपकी एवरेज सीजीपी निकाली जाती है, मैकेनिकल का रुझान है कम से कम कि आपकी चारों की सीजीपी का एवरेज निकाला जाएगा एंड उससे आपसे पूरे डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट बनेगी। सही है। अब मेरिट लिस्ट के हिसाब से जिसकी एवरेज सीजीपी ज्यादा है वो ऊपर आएंगे, ऑब्वियसली बात है। अब ये हमारे पास के एक पूल है बेसिकली एफआईपी आपके प्रोजेक्ट्स का, अब उस पूल में से आपको चूज करना है। लेट्स से कि अगर आपका ग्रुप नंबर 1 है तो आप कोई सा भी उठा सकते हैं। सही। अब हमारा ग्रुप नंबर 8 था, अब हमने दिमाग में रखे, हमने 8 प्रोजेक्ट निकाल के रखे हुए थे कि अगर लेट्स से कि बाय चांस ऐसे 8 में से 7 शुरू के चले गए, सही, तो वहाँ पे कम से कम एक चॉइस का बचा हुआ होगा। हमने ये बिल्कुल एक होता है कि आपको चॉइस लगानी पड़ती है कि जितना आपका नीचे ग्रुप होगा आपको उतनी ही मतलब चॉइसेस निकाल के रखनी पड़ेंगी। आपके दिमाग में जो है आपके जो काम होगा उसी से फिर कोइंसाइड जाके करें, ताकि ये ना हो कि आपने कोई आउट ऑफ इररिलेवेंट आपके हिसाब से, मतलब आपकी एक्सपर्टीज बिल्कुल भी नहीं है और आपने इररिलेवेंट चीज उठा के अपने लिए ले ली, क्योंकि फटीग बनती है 1 साल के लिए। ये है कि जिसका मतलब इसमें ये है, जो उसको मिल रहा है, जिसकी ग्रुप की पहली पोजीशन है, उसके पास पूल है, उसके पास एज ज्यादा है, वो कोई सा भी आइडिया उठा सकता है। अब एक आइडिया उसने उठा लिया, अब जो सेकंड आएगा उसके पास वो आइडिया नहीं होगा, तो आपने 7 बैकअप पे निकाल के रखे हुए। सही है। तो आप एज ए स्टूडेंट आप इसको कैसे देखते हैं कि एक
जमात है, एक बैक बेंचरों की जमात है, फ्रंट बेंचर्स की जमात है। एक हमारे पॉडकास्ट में आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो बोले थे एनईडी में 3.5 जीपीए को तो ऐसा है या नहीं है? तो आप किस कम्युनिटी में आते हैं? मेरा डिपेंड करता है कि मैं पढ़ने का मूड क्या है। सही है। तो मतलब 3.5 भी आ जाती है, कम भी आ जाती है, थोड़ी सी मतलब 3.6 तक भी आ जाती है अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लें। तो मतलब थोड़े 3.2 3.5 की रेंज में हिसाब से परफेक्ट रहती है अगर आपको तफरी भी करनी है। अच्छा, वैसे आप ऑन सीरियस नोट अगर हम देखें, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि फील्ड टू फील्ड भी डिपेंड्स करता है कि यार इस फील्ड में जीपीए मैटर करता है, इस फील्ड में नहीं करता। तो मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ, मैकेनिकल में एज सच मैटर करता है या नहीं करता? अब मैकेनिकल का आपका ये है कि कुछ कोर्सेज आपके लाजमी आएंगे जिससे जीपीए गिरेगी ही गिरेगी। सही है। तो अब लेट्स से कि अगर आपने शुरू के 2 साल आप संभाल सकते हैं जीपीए अपनी, मतलब शुरू के 4 सेमेस्टर हो गए आपके, आपने 3.5 से ऊपर मेंटेन कर ली। अगर आपने थर्ड ईयर के एंड तक वो मेंटेन कर ली तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर ये होता है कि आप 3.2 3.3 तक आप गिर जाते हो। ये क्योंकि हमारे कुछ कोर्स जैसे मैंने कहे थे अभी, जैसे सॉलिड मैकेनिक्स था आपका फॉल सेमेस्टर, थर्ड ईयर के फॉल सेमेस्टर में आते कुछ कोर्सेज, सॉलिड मैकेनिक्स 2, फ्लूइड मैकेनिक्स 2, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस 2। पहला कोर्स वैसे ही खतरनाक था, इन्होंने 2 लगा दिया ऊपर और खतरनाक करने के लिए। और ये कोर्सेज इतने खतरनाक हैं, मतलब लेट्स से कि हमारा एक FM2 का कोर्स था, इस पे थोड़ी कहानी चलाते हैं। FM2 का हमारा एक कोर्स था। अब उसमें ये है कि अच्छे खासा इनडेप्थ कैलकुलेशन है, थ्योरी अच्छी खासी भरी हुई थी, मगर हम मारे गए OEL के अंदर। ओपन एंडेड लैब हमारी होती है, इन कोर्सेज की लैब भी होती थी, ओपन एंडेड लैब थी हमारी। अब घर की मोटरें तो हमारी चल रही होती हैं। अब घर की मोटर की इसकी बिल्कुल सारा आइडिया वही है, आपको खुद एक मोटर बनानी है जो पानी आपको सक्शन करे और आपको फिर उसके सारी कैलकुलेशन उसी हिसाब से करनी है। अब मोटर का हमारे पास क्या हिसाब था कि डिपार्टमेंट में किसी ने बनाई नहीं, सबने फैब्रिकेट करके मंगवा ली 2-2,500 के अंदर। हमारा ग्रुप था और 2-3 ग्रुप्स और थे, हमने अल्लाह करके पता नहीं बोतलें काट के, वो गैस की मोटर नहीं आती जो घर में लगाते हैं जब गैस की कमी होती है, हमने उसको तोड़फोड़ किया, उसमें इम्पेलर जोड़ा, उसमें लगाया सारा का, एंड अल्लाह करके हमने मोटर बना दी थी। तो उसमें बहुत फटीक थी क्योंकि सिर्फ इतनी बड़ी मोटर वो जो पानी प्रॉपर्ली खींच रही थी, सिर्फ वो बनाने में हमें 2 हफ्ते लगे थे। तो वो पास हो गया था फिर? अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, मतलब तजुर्बा काम आ गया। तजुर्बा काम आ गया। और अल्टीमेटली यही था कि इन्हीं कोर्सेज में से फटीक बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ कोर्सेज जैसे हमारे पास होता है मैकेनिकल में कि कोर कोर्सेज क्या आपके होते हैं डिपार्टमेंट के बाहर के कोर्सेज। सही है। उसके ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के आ गए, पाकिस्तान स्टडीज आ गया, इस्लामियात आ गया, ये कंपलसरी नहीं, मतलब सारे कंपलसरी होते हैं आपके, मगर ये होता है कि आपके डिपार्टमेंट के बाहर के तो आपके थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन होती है कि इसमें आपको क्रिटिकली थिंक नहीं करना, मतलब रट के आना है और वही रट के रोड लर्निंग जितनी की है वो आपको पेपर में करके आ जाना है। सही है। क्रिटिकल थिंकिंग में आप थोड़ा मारे जाते हैं क्योंकि एक भी आपका पॉइंट आगे पीछे हुआ, जरा सी गलती जीपीए कल्टी। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अली, यू आर राइट नाउ, यू आर इन फाइनल ईयर और लेट्स सपोज कोई बच्चा ये एपिसोड देख रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्सीडेंटली एडमिशन हो गया, या कोई भी स्टूडेंट ये एपिसोड देख रहा है, थ्रू योर एक्सपीरियंस व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस या आप एंड में देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो एपिसोड देख रहे हैं, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा? अच्छा, एक ये है कि हर जगह ये चलता है कि मैकेनिकल हमारी मदर फील्ड है। सही है। अब मैकेनिकल हमारी वो वाली मैकेनिकल नहीं रही कि आपको बस एक मैकेनिक ही बनना है या आपसे मशीनों में जुड़े रहेंगे। अब पर्सनल एक्सपीरियंस से ये है कि मुझे शुरू में सॉफ्टवेयर से मुझे डर लगता था। मैंने 2021 में वो कोड कैंप से मैंने पाइथन या CSS C++ सीखने की कोशिश की थी। मैं डर गया था, मैंने कहा भाई मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, मैं मशीनें वगैरह संभाल लूँगा। सही है। तो ये था कि सिंस मैकेनिकल मदर ऑफ ऑल फील्ड्स है हमारे पास, तो अल्टीमेटली और जो हमारे चेंजेस वगैरह आ भी रहे हैं इसके अंदर, तो हर चीज़ इंकॉर्पोरेट हो रही है यहाँ पे। अब लेट्स से मैंने अभी मैकेट्रॉनिक का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मैकेट्रॉनिक में आपके 3 फील्ड वो हो रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। मैकेनिकल भी आ गई, सॉफ्टवेयर भी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई। तो आप अगर लेट्स से कि आपको किसी और फील्ड में जाना भी था, क्योंकि बच्चे के दिमाग में होता है कि सर हमारा AI वाला ज़माना आ रहा है, मुझे सॉफ्टवेयर ही करना है, तो सॉफ्टवेयर का आपका जिक्र आगे यहाँ आ ही जाता है। आपको अल्टीमेटली मैकेनिकल में आगे अगर लेट्स आप AI 90 उठा रहे हैं, मैकेट्रॉनिक्स उठा रहे हैं, तो आपका फिर पाइथन से पाला पड़ेगा, आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी, तो आप उसी की बुनियाद पे जाके आप आगे खुद भी काम कर सकते हैं। और जो छुट्टियाँ आपके पास आ रही हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक और चीज़ इस पर ऐड करूँगा कि हमारा HEC की तरफ से DLC के कोर्सेज भी आते हैं, जो आपको वो कोर्सेरा के जितने भी कोर्सेज आएंगे वो आपको फ्री मिलते हैं।
डीएल क्योंकि एचएससी उसकी पेमेंट कर रही होती है बच्चों के लिए, तो आप वहाँ जाके स्पेशलाइज कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट आपके पास ये है कि जो इंटरनेशनली अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको उनकी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो आप उसको एज सर्टिफिकेशन भी लगा सकते हैं जो आपकी वर्थ बढ़ा देता है। बट अल्टीमेटली वर्ड तो आपकी बढ़ा देगा, बट आपको काम आना चाहिए। सही है, आप फील्ड में तो आ सकते हैं, आपके 4 साल आपने कर लिया, आपने डिग्री पा ली, बट अल्टीमेटली एट द एंड इट्स ऑल अबाउट योर ओन स्किल्स कि आपने उसको इनकॉर्पोरेट कैसे किया और आप उस पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे कैसे आएंगे। सही, मतलब आपको अपनी फील्ड की जो प्रैक्टिकल नो हाउ है वो होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, इट वाज एन इंसाइटफुल कन्वर्सेशन और बहुत मजा आया आपसे बात करके। और जापानीज में क्या कहेंगे थैंक यू को? आरिगातो गोजाइमास। मैं रिपीट नहीं कर सकता सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।